नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम डिस्कस करने आए हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो टॉपिक आपके जर्नल हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉ के एंट्रेंस में चाहे पीजी का कोई भी कोर्स हो, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो वहां पे हिंदी एक ऐसा पोर्शन है जो आपसे पूछा ही पूछा जाता है। और हिंदी के सब्जेक्ट में, हिंदी के विषय में सबसे ज्यादा चीज ये रहती है कि इसमें कुछ भी पूछ ले गए हैं। जर्नल हिंदी मतलब आपका जो सिलेबस उसमें सामान्य हिंदी लिखा है। सामान्य हिंदी का मतलब सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। हिंदी की बोलियां, हिंदी के समास, विलोम, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग, रस, छंद सब आ जाता है। तो जर्नल हिंदी का मतलब यह है कि जर्नल यानी सामान्य हिंदी में कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नॉर्मल चीजें ही पूछी जाती हैं, लेकिन ये जो है भाषा वाषा से भी रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे, भाषा क्या है ये नहीं पूछेगा, भाषा के रूप आप भी नहीं पूछेगा, ये सारी चीज नहीं पूछेंगे। लेकिन संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं ये आपसे जरूर पूछेगा। कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई, कौन सी भाषाएं पहले जोड़ी गई, इसके साथ साथ अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा का जो है स्थान दिया गया है, 22 भाषाएं इस समय हैं। पहले जो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। इसके बाद 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 92 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर 92 में 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 4 अन्य भाषाएं जोड़ेगी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो जितनी सारी चीजें हैं बेसिक तो मैं तो कवर करवा दूंगा। हमारी पेड बैच भी चल रही है, हमारा फ्री इनिशिएटिव भी चल रहा है, मैक्सिमम क्लासेज हम फ्री में अपलोड कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो एजुकेटर हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो ज्वाइन करते कि नहीं ज्वाइन करते। बाकी मटेरियल की बात हुई, सारी चीजें बात हुई, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। वीडियो शुरू होने से पहले कुछ बहुत बेसिक चीजें आप जान लें कि चैनल से आप लोग पहले जुड़ जाइए। इलाहाबाद एयू पीजीएटी का जितना कवरेज है हम यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। सीयूटी यूजी अपना हो ही रहा है, लेकिन एयू का पीजीएटी इंट्रेंस यानी सब कोर्स में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। दूसरी बात, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस नाम से टेलीग्राम है, XPREWS। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है, आप कमेंट बॉक्स के चेक कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टेलीग्राम, सब कुछ आप ज्वाइन हो जाइए। और जिन बच्चों को पेड बैच लेनी है, यानी कॉमन पेपर जीएस की बैच चल रही है और उसके बाद सारे विषय की, और एलएलबी की बैच चल रही है। ये बैच जो है 499 रुपीज के, 499 रुपए का तो आप कुछ भी, लेकिन अगर हमारे टीचर्स पढ़ा रहे तो उनको भी तो कुछ देना चाहिए यार, ऐसा थोड़ी है। उसके बाद लॉ के लिए 999 की बैच चल रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि लॉ का पोर्शन ज्यादा बड़ा है और बाकी सारे कोर्स की बैच चल रही है। चलिए, जिनको ज्वाइन करना है वो नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। बात करते हैं कि सवाल आपसे कहाँ आएगा। सवाल आपसे पूछा जाएगा संविधान की 8वीं अनुसूची से, यानी कि 8th अनुसूची से पूछा जाएगा कितनी भाषाएं थी, कौन से किस में जोड़ी गई हैं। तो आपको ये पता है, हमने इसमें डिस्कस भी कर दिया। इसके बाद बात करते हैं बोली व उपभाषा। ये पूछा जाता है, यानी कि पश्चिमी हिंदी किस क्षेत्र में, इसकी बोली कौन सी है, इसका क्षेत्र क्या है। अब जैसे बुंदेली पूछा गया है, मैं बता रहा हूं, बुंदेली पूछा गया है। ये कहां, अवधि कहां बोली जाती है, तो आपको पता है पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में आती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। अवध के हम लोग निवासी, मेरा भी घर सुल्तानपुर है तो हम अवध के ही हैं। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली, ये कहां बोली जाती है, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। क्या, पश्चिमी बोली। देखिए, भाषा और उपभाषा में क्या अंतर है। बोली मतलब होता है किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे बोली कहते हैं। जैसे अवधि हुआ, भोजपुरी भी एक तरीके से बोली ही कह सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी जो है बोली ही है। बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। अवधि में कैसे काव खाता है, काव करता है, कहाँ जाता है, या आवा, बहुत मारा बब्बत होगा, ना पढ़बा तो फेल हो जाबा, नंबर तो है बहुत कम आए, ये होता है अवधि। भोजपुरी अली गानी, का कहले बानी, मतलब अलग अलग तरीके से, मतलब हर होता नहीं कि किसी डिस्टेंस के बाद जाने के बाद अपने आप ही चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे जौनपुर की अलग भाषा होगी, सुल्तानपुर की अलग होगी, फैजाबाद की अलग होगी। तो अच्छा, हमारे जिले में भी भाषा चेंज है। 30-40 किलोमीटर जाने के बाद जैसे हमारे भाभी के यहाँ ना, जैसे कि बाटन ये बोला जाता है, वो ठीक बाटन, ठीक है, हाँ, ये सब सारी चीजें, तो इतना तो समझदार है। तो इस पोर्शन से सवाल आपके पक्का आएंगे, आपको पेपर में आपके सवाल मिलेंगे। पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा किसे कहते हैं,
अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। तो साहित्य की रचना तो हुई है, तो इस वजह से वह बोली नहीं उपभाषा होती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली ये आती है। हरियाणा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बिहारी हिंदी, मैथिली, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो मैथिली यानी जनकपुर कहाँ है आप जानिएगा, मैथिली। मगही भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिपि तो आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें, हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि हिंदी की है। उर्दू फारसी में लिखी जाती है, बांग्ला बंगला लिपि में, अरबी अरबी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। बहुत आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। हिंदी है तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हिंदी हिंदी में बोलेंगे, हिंदी वालों के लिए हिंदी बोलेंगे ही, तो मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके कुछ सवाल आ जाते हैं कि सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल का सॉल्व हम किस तरीके से करवाएंगे। अगर आप सवाल को देखिए, कब भाषा को स्वीकार किया गया, ये सारी चीजें आपकी सामान्य हिंदी में आ जाती हैं। तो अगर हम इसकी हम प्रैक्टिस करना चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। अब चल के हम सीधे प्रैक्टिस सेट पे आते हैं, आपको इसी के साथ प्रैक्टिस भी इसी में करवा देते हैं। जब आप सवाल जवाब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसका जो है आइडिया मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो कहां गठन हुआ था भाषाई आधार पर, इसमें आंध्र प्रदेश का नाम है, क्योंकि जब आप ये जानते हैं भारत की आजादी 1947 में हुई, संविधान 1950 में बना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना। कुछ समय बाद उसके बाद भी, जैसे सिक्किम बाद में ऐड हुआ, सिक्किम राज्य बाद में बना, सारी चीजों की बहुत सारे राज्य बाद में बने। तो दक्षिण और उत्तर में जो है, दक्षिण और उत्तर में जो है एक तरीके से दक्षिण वाली जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वो भाषा के आधार पर ही विरोध होना स्टार्ट हुआ था कि हमें भाषाई आधार पे अलग कर दिया जाए। तो इस वजह से जो पहला राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना। अब ये कब बना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप जो है इसको ढूंढ के लिखिएगा, अभी हो सकता आगे सवाल है। हिंदी भाषा की लिपि है कौन, अभी मैंने आपसे बोला देवनागरी लिपि है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। गोवा की स्वीकृत भाषा, गोवा तो मैं अभी घूमने भी गया था, तो गोवा की भाषा कौन सी है, गोवा की भाषा कोंकणी, क्योंकि वहां पे कोंकणी कैंटीन में मैंने खाना भी खाया था, मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट पड़ी हुई है, इंस्टाग्राम पे कोंकणी कैंटीन वहां बहुत फेमस है। वहां बड़े बड़े एक्टर जो गोवा जाता है कोंकणी में खाना जरूर खाता है। अब गोवा की राजधानी आप जो है पणजी होती है, आप जानते ही हैं गोवा की राजधानी है। और सबसे पहले जो अभी कहते हैं आर्टिकल 44 क्या है हमारा, समान नागरिक संहिता, यानी कि यूसीसी, हाँ भूल गया, एनसीसी बोल रहा था मैं, तो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, वो गोवा था। और गोवा कब बना ये आपकी जिम्मेदारी है, गोवा का राज्य का निर्माण कब हुआ, और वर्तमान में उसके कौन से मुख्यमंत्री हैं, प्रमोद सावंत शायद वहां के मुख्यमंत्री हैं। और दूध सागर झील कहाँ है, वो कहाँ है, गोवा में ही दूध सागर झील है, गोवा में मैं गया भी था। तो ये सारी चीजें एक साथ आपको इतनी चीजें कवर करनी है। कबीर दास की भाषा कौन थी, सदुक्कड़ी, कबीर दास की भाषा क्या थी, सदुक्कड़ी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, कौन सा वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप बच्चों देखिए, इसमें है खड़ी बोली। आजकल बहुत ज्यादा जो रचनाएं होती है वो खड़ी बोली में होती हैं। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल बिना पूछे मैं आपसे सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि बोली बोली तो पूछी जाती है और एक एक सवाल आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी चीजें कवर कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं, बाकी जो भी बच्चे सवाल है वो पेड बैच में भी सॉल्व होंगे। इसके बाद हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, अब ये बताइए आप हिंदी किस भाषा की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या सवाल सही है, भारोपीय, यानी कि भारतीय और यूरोपीय हिंदी इस प्रकार की भाषा है। हिंदी आदि की जननी है, संस्कृत की जननी, देखिए संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जो है क्या हुआ है, विकास हुआ है, यानी कि सभी भाषाओं की जननी कौन है, वो संस्कृत है। इसके बाद राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये करंट के भी सवाल है, ये 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। अरबी लिपि लिखी जाती है, अरबी लिपि जैसे कि हम लोग ऐसे लिखते हैं ना,
ये ऐसे लिखी जाती है, यानी कि दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। अरबी लिपि क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा है दाएं से बाएं। अरबी ऐसे लिखी जाती है, जब कभी भी अलिफ बे ते बकरिया दूध दे, बकरिया के दूध, जो भी है। उसके बाद पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी आप अभी अभी पढ़े थे, पंजाबी आप गुरुमुखी होगा शायद, इसमें पंजाबी किस में होगा? गुरुमुखी में लिखा जाता है। अब रोमन में कौन सा लिखा जाता है? देखो बच्चों, एक सवाल के साथ आप कई सवाल जरूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोमन में इंग्लिश लिखी जाती है, देवनागरी में हिंदी, फारसी में क्या लिखी जाती है? फारसी में फारसी लिखी जाती होगी, जो भी होगा। गुरुमुखी के लिए पंजाबी होती है। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? अब ये बताइए। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और अब संविधान संशोधन होता है और सिंधी को भाषा जोड़ दिया जाता है। और ये आपका सवाल नंबर 11 है, और सवाल नंबर 11 का मतलब ये है 1967 में अमेंडमेंट होता है और सिंधी को जोड़ दिया जाता है किसमें? 15वीं भाषा के रूप में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 24। अभी कितनी है? 22 है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? अब प्राचीन भाषा की बात पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें आ जाता है सुमेरियन, सबसे इंपॉर्टेंट है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बीजी खरे हैं, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला सवाल आते हैं हम 15वें सवाल पे। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको देखना होगा कि पहले तो हिंदी है, दूसरी है, अब इससे आप जगाएंगे कि जहां की संख्या ज्यादा हो, यानी कि किस स्टेट की संख्या ज्यादा है? ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यानी कि बांग्ला जो है, बांग्ला इंडिया की सेकंड बोली जाने वाली भाषा है। पहली भाषा आपकी हिंदी है। देव भाषा कौन है? देव भाषा संस्कृत कही जाती है, देव भाषा। ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अब ब्रज भाषा भी तो शायद यार देवनागरी में लिखी जाएगी, क्योंकि ये हिंदी की ही तो भाषा है। ब्रज भाषा जो है हिंदी की क्या है? उपभाषा है, बोली है शायद। ब्रज भाषा है, लेकिन इसका क्षेत्र अलग है। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? शायद सांकेतिक या मौखिक रूप में हुआ होगा 18 नंबर सवाल में, क्योंकि लिखित रूप में तो भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। 18 नंबर सवाल में आपका आ जाता है मौखिक भी। पहले लोग बोलना भी नहीं जानते थे ना, पहले सांकेतिक रूप से भाषा का प्रयोग हुआ। ये सवाल पेपर में आया है, मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है संस्कृत भाषा। और ये भारत की राष्ट्र भाषा नहीं, राजभाषा होगी यहाँ पे, क्योंकि राष्ट्रभाषा का नाम किसी को नहीं दिया गया है। हिंदी राजभाषा है। इसमें लिखने का ढंग कौन है? भाषा को लिखने का ढंग क्या है? लिपि, यानी शब्द बोले जाते हैं। व्याकरण भाषा के अंतर्गत आता है। वाक्य भाषा से के शब्दों का मेल एक होता है, तो लिपि में लिखी जाती है भाषा। भाषा साधक है किसका? अभिव्यक्ति का है, बोलने का, ज्ञान का, लिखने का, यानी कि इसमें अभिव्यक्ति में सब आ जाता है। लिखना भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है, ज्ञान भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति का जो है माध्यम है, बोलना भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। तो भाषा किसका रूप है? भाषा है किसका? अभिव्यक्ति का। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कभी कभी मैक्सिमम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, पूर्वी हिंदी में पहला है शौरसैनी, दूसरा है महाराष्ट्री, तीसरा है आपका मागधी, चौथा है आपका अर्धमागधी। तो पूर्वी हिंदी निकली है अर्धमागधी के। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? अभी आपकी जिम्मेदारी है। ब्रज भाषा का विकास क्वेश्चन नंबर 24 में किससे हुआ है? शौरसैनी से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। पद्मावत की भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखेंगे पद्मावत की भाषा क्या है? यह है अवधी भाषा में पद्मावत लिखा है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा है, ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, और ये पद्मावत अवधी भाषा में ही लिखा है। इसके बाद आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है, यह है ब्राह्मी, इसका आंसर है आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप। देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया? क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा मामला है, यह है बाल गंगाधर तिलक ने किया। भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भास धातु से हुई है। धातु भी पूछेगा, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भास धातु से हुई है, क्योंकि भाषा तो धातु नहीं है, भास से भी कोई धातु नहीं है, और भास जो है एक तरीके से अब ये मतलब गलत है, यहाँ पे भास इसका अर्थ नहीं है। हिंदी की उपभाषाओं की कितनी संख्या है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 5 हिंदी की
उपभाषाएं हैं। और भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेक्निकल भी सवाल है और आपका है 14 सितंबर 1949 को भारत की भाषा को राजभाषा स्वीकार हिंदी को किया गया। अब इसके बाद बात करते हैं संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, या संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, 343 में कहा गया है, यानी कि 343 में ये कहा गया है। इसके बहुत सारे क्लॉज हैं, 343(1), 343(2), यानी ए बी, इस तरीके से आपको देखना है। हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है, हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी आप बताइए, इसका उत्तर है 18। इसके बाद हम बात करते हैं मालवी हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आता है, मालवी। अब इसको आपको देखना है किस भाषा के अंतर्गत मालवी आता है, ये आता है आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मालवी आता है। छत्तीसगढ़ी किस बोली के अंतर्गत आती है, छत्तीसगढ़ी किस बोली के अंतर्गत आती है आपको बताना है छत्तीसगढ़ी का। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, यह है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी आती है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, अब यार ब्राह्मी की खरोष्ठी, इसी में यार मामला आपका है। अब इसमें आपका देखना है ब्राह्मी की खरोष्ठी या देवनागरी या पहाड़ी। अब देखिए इसमें कौन सा सवाल सही है, तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है, संविधान सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान स्वीकृत भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा तो नहीं है हिंदी। संविधान की स्वीकृत भाषा भी एक तरीके से हम नहीं कह सकते क्योंकि संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है, यह है राष्ट्रभाषा यानी कि राजभाषा। खड़ी बोली किस हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है, 30 नंबर 7 का सवाल है आपका। और ये पश्चिमी हिंदी में खड़ी हिली, कभी कभी पश्चिमी हिंदी में आपको आप कभी बहुत प्यार से हम लोग बोलते हैं, लेकिन पश्चिमी हिंदी वाले बहुत टेढ़ा बोलते हैं, उनका प्यार से बोलना आपको टेढ़ा लगेगा, आप लड़ाई कर लेंगे उनसे। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है, अब इसमें से आपको दिखाना है हिंदी की शब्द की व्युत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सवाल है, सी यानी कि सिंधु से हुई है। संविधान में हिंदी के कौन सा दर्जा दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आप ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है 39 में, और इसमें राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कई सारे सवालों में राष्ट्रभाषा लिखा गया है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, अक्षरात्मक, संकेतात्मक, चित्रात्मक और ध्वन्यात्मक। यानी कि संकेतात्मक मतलब संकेत देने वाली, ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि प्रदर्शित करने वाली, चित्रात्मक मतलब चित्र वाली, लेकिन अक्षरात्मक यानी लिखने वाली। हिंदी लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है, देवनागरी लिपि किसका रूप है, ये अक्षरात्मक है। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 41 नंबर का सवाल है, और ये नागालैंड है। किस राज्य की भाषा राजभाषा अंग्रेजी है। देवनागरी को दक्षिण भारत के किस नाम से जाना जाता है, ये आप जानते हैं, इसको हमारे दक्षिण भारत में हम सकता है, देवनागरी को दक्षिण भारत में जाना जाता है। 42 का है डी यानी कि नंद नागरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंद नागरी आप देख लीजिएगा। कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती है, यानी कि इसमें अवधी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती है, क्योंकि अवधी क्या है, अवधी बोली है। क्वेश्चन नंबर 43 का रूप है, अवधी भाषा एक बोली है। बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बोली केवल मौखिक साहित्य की परंपरा होती है, यही कथन हमको गलत लग रहा है, क्योंकि मौखिक साहित्य नहीं, बोली लिखित साहित्य की भी परंपरा होती है, और बाकी सब जो है ये सेम है। बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाती है, सही बात है। एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, ये भी सही है। बोली भाषा की आधारशिला है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर ए सही इसमें होगा। और अगला सवाल हम आपको सॉल्व करवाते हैं। अगला सवाल है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है, तो अलीगढ़। अब इसमें खड़ी बोली आप जाइएगा पश्चिमी हिंदी, यानी पश्चिम का क्षेत्र कौन सा है, कानपुर तो हमारे पास है, मेरठ में शायद यार खड़ी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 में मेरठ वाले बहुत खतरनाक बोलते हैं, तो खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। सौर सैन्य अपभ्रंश किस उपभाषा का विकास हुआ है, सौर सैन्य अपभ्रंश का भाषा का विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी से सौर सैन्य अपभ्रंश की भाषा का विकास हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और लगातार फोन भी आ रहे हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन है, बांगरू, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इसमें आपका बघेली आ जाएगा, ये पूर्वी हिंदी। राजस्थान की उपभाषा में कितनी बोलियां, ये नहीं पूछा जाएगा। देवनागरी का विकास किस लिपि में हुआ है, ये खरोष्ठी लिपि में हुआ है शायद, नहीं, ब्राह्मी लिपि में हुआ है, माफ कीजिएगा।
देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश किस रूप में हुआ है? खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश हुआ है आपका सौर सैनिक का उत्तरी रूप। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है। अब इसमें आप देखिए कि खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है क्या? रेखता। हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित है? तो 4 कालखंडों में विभाजित है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? ये रचना की है किसने? इस किस भाषा में हुआ पृथ्वीराज रासो की रचना? क्वेश्चन नंबर 53, ये ब्रज भाषा में हुआ है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश का काल किसने कहा है? ये हिंदी साहित्य में भी आ जाते हैं ए और बी, यानी कि धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधन शर्मा गुलेरी, ये सारी चीजें हैं। तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अब इसको देखना है सर, इसमें हिंदी का प्रथम कवि 59 में आप आ जाएंगे। 59 के इसमें सरहपाद है। ये है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है आपका 58 कवि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है? अब इसमें पृथ्वीराज रासो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रथम महाकाव्य है, तो इस वजह से पृथ्वीराज रासो ही आपका उत्तर सही प्रतीत होता है। चंद बरदाई का कृति पृथ्वीराज रासो। शुक्ल जी का प्रथम महाकवि किसने माना है? इसको चंद बरदाई को ही माना होगा शुक्ल जी ने, या तुलसीदास को माना होगा विद्या, क्योंकि देखिए कई सारे कंफ्यूजन यहाँ पर हैं। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के विलन माने, मतलब खतरनाक तरीके से, लेकिन चंद बरदाई को ही इन्होंने माना है। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि चंद्र बरदाई प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और शुक्ल जी ने चंद्र बरदाई को ही माना है। आदिकाल में खड़ी बोली की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने ही की थी। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है आपके पेपर में, ये आया भी है। तो 59 सवालों की श्रृंखला आज हमने सॉल्व की और अभी इसमें और सारे सवाल हैं। तो ये सवाल मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूं। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बड़ा महाकाव्य कौन सा है? कामायनी महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य है, जिसके कई सारे सर्ग हैं। उसमें चिंता सर्ग है एक, जिसमें मनु और इहा की बात की जाती है, तो कामायनी महाकाव्य है। पद्मावत भी महाकाव्य, लेकिन कामायनी महाकाव्य सबसे प्रथम बड़ा महाकाव्य, तो पद्मावत प्रथम बड़ा महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद बाद में आए, जायसी पहले आए थे, तो ये ध्यान देना। 12 माला का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? 12 माला का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 61, बीसल देव रासो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आपसे आता है। हिंदी गीत काव्य का जनक कौन था? गीतकार में विद्यापति बहुत गीत वीत गाते थे, तो हिंदी गीत काव्य का जनक कौन है? विद्यापति हैं। स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपा, विद्यापति हिंदी ये है। और अगला सवाल आपका है, हिंदी में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है भारत में। हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ था? ये हुआ था, हिंदी भाषा का जन्म कहां हुआ? लौकिक संस्कृति से, कि ये अपभ्रंश से, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष अपने वर्ग में रखेंगे राजभाषा, और ये है निम्नलिखित कौन सी भाषा संस्कृत का अपभ्रंश है? संस्कृत का अपभ्रंश कौन सा भाषा है? क्वेश्चन नंबर 66 में आप आएंगे, तो ये है पाली जो है संस्कृत का अपभ्रंश है, और हिंदी जो है अपभ्रंश से हुई है शुरुआत। अधिकतर भारतीय भाषाओं में किस लिपि में हुआ है? खरोष्ठी लिपि में, शायद ब्राह्मी लिपि में शायद हुआ होगा, क्योंकि देवनागरी लिपि ब्राह्मी से हुई है, तो ब्राह्मी से ही हुआ होगा। 67 का डी है। यहाँ देखिए देवनागरी लिपि की लिपि पूछी जाएगी तो ब्राह्मी लिखना है आपको। किस अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान है? 343 से लेकर के 351 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भाषा के विकास का सही कालक्रम कौन है? ये अनुक्रम भी पूछा जाता है 69 नंबर में। और ये सारे सवाल आपके पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, अब हिंदी बाद में आ रहा, अपभ्रंश पहले आ रहा। अब आप एलिमिनेशन से भी लिख सकते हैं। देखिए एलिमिनेट करके, पाली पुराना है, एलिमिनेशन विधि बताते हैं आपको। मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है, सबसे आखिरी में देखिए कौन आया? हिंदी। हिंदी यहाँ पे लिखा गया है। उसके पहले हिंदी किससे निकली हुई है? अपभ्रंश से निकली हुई है। तो हिंदी के पहले जहां भ्रंश आएगा वही आपका सही सवाल होगा। तो हिंदी के पहले यहां भ्रंश आएगा तो ये सही होगा। संविधान के 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के 351 में हिंदी विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है पश्चिमी हिंदी में। मगही किस बोली की भाषा है? मगही आपका 72 का डी है। बिहारी क्या? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्रचना की गई। कब की गई थी? 1956 में शायद की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों की संरचना की गई थी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर
1949 को लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 को आयोजित स्थल कौन सा है? ये आपका 75 नंबर सवाल है। इसका उत्तर है न्यूयॉर्क में। मौखिक भाषा की अभूतपूर्व इकाई क्या है? मौखिक भाषा की अभूतपूर्व इकाई क्या है? ध्वनि है। यानी कि ध्वनि सुनकर ही हम मौखिक रूप से जान सकते हैं। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? इसकी आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण से ही शब्द बनता है, शब्द से ही वाक्य बनता है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से तात्पर्य है आपका 78 का ए, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा ही मानक हिंदी है। किस पुस्तक ने हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख है? अब ये आपको देखना है किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख है। अवेस्ता में। अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? अपभ्रंश का दूसरा नाम होगा आपका अवहट होगा, क्योंकि अवहट अपभ्रंश। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में भारत में कब आयोजित किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा इतना हार्ड। 14 जनवरी 1975। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। भारत भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। वाक्य तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है ही है। 83 का आपका ए है। खड़ी बोली का दूसरा नाम है आपका कौरवी। भाषा के प्राचीन रूप से किस ग्रंथ में मिलता है? ये आपका आ जाता है भाषा का सी में, यानी कि ऋग्वेद में। भाषा का सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अब ये पूरा आपका बैच यहाँ पे, ये एक पूरा पोर्शन आपका मैंने खत्म करवा दिया। ऐसे ही कुछ कुछ लेक्चर हम पब्लिकली अपलोड करेंगे। बाकी हमारी बैच चल रही है 499 की और 999 में एलएलबी की, क्योंकि एलएलबी का पोर्शन बड़ा है। ये जीएस कॉमन पेपर की बैच है सभी बच्चों के लिए, जिसमें हम आपको जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, हिंदी, जर्नल इंग्लिश और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के सवाल, यानी कि 5-6 पोर्शन हम आपको कवर करवाएंगे। जर्नल अवेयरनेस में सारे करंट अफेयर्स आ जाएंगे, जर्नल जीके में आपके विविध आ जाएगा, और जीएस के पोर्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।